हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके पहले के चैप्टर्स में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स के यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे ए डॉट बी से, और ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या रहा, सपोज करो सी। तो जब दो वेक्टर्स को हमने प्रोडक्ट किया, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो अगर आंसर क्या आया, एक स्केलर क्वांटिटी आई। आंसर क्या आया? अगर एक स्केलर क्वांटिटी आई तो हमने क्या कहा था कि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि ये दो वेक्टर्स थे, उन दोनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डॉट से। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आई, एक स्केलर क्वांटिटी। इसको हमने क्या कहा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसी से हमने वर्क को डिफाइन किया था कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी, वेयर एफ इज फोर्स एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से इस वेक्टर, ये एफ क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, एफ इज फोर्स एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है, और उन दोनों वेक्टर्स का हमने क्या किया, डॉट। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर प्रोडक्ट को। तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हुआ, उसी से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, वर्क को। वर्क की डेफिनेशन क्या दी थी हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब एफ डॉट डी है, वो किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल। और यहाँ पर जो वर्क था, वर्क कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कि दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आंसर क्या आई, स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमने क्या कहा था, स्केलर प्रोडक्ट। तो अब स्केलर प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के क्या काम पड़ गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। आने वाले इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे। एक टॉपिक तो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और एक टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि हमें दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। उसी की बेस पर हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे और किसको डिफाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज करो इस डायरेक्शन में ये क्या है, वेक्टर ए, और ये क्या है, वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उनका क्या करेंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी। ए भी क्या था, वेक्टर था, बी भी क्या था, वेक्टर था, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो जो आंसर आया वो भी क्या आया, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर आंसर भी क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। कि दो वेक्टर थे, उन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर भी क्या आया हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हमने क्या कहा, वेक्टर प्रोडक्ट। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए क्रॉस बी। उसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए क्रॉस बी। स्केलर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए डॉट बी। वेक्टर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, अगर सी है तो सी भी क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब अगर मुझे बात करनी है कि सी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सी तो क्या है, वेक्टर है, तो सी के मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली सी से रिप्रेजेंट करेंगे।
एरो का साइन लगा है मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वो किसके इक्वल रहेगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, कि जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड सी किसके इक्वल रहेगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल रहेगा। जो सी है, सी क्या है, इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल रहेगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल रहेगा। वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्या है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि जो प्रोडक्ट आएगा, जब दो वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर आंसर में आ रही है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, वेक्टर है तो वेक्टर है तो उसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। तो मतलब हमें सी की क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेक्टर सी। तो जो वेक्टर सी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी की क्या रहेगी, डायरेक्शन। तो अब उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, तो इस वेक्टर सी की डायरेक्शन हमेशा जो ए और बी है, सपोज करो इस डायरेक्शन में क्या है हमारा वेक्टर ए और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वेक्टर ए और बी जिस भी प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर ए और बी जिस भी प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर सी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। वेक्टर सी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो अब डायरेक्शन कहाँ रहेगी उसकी, तो हमने क्या कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर सी उस प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर ए बी एक्स वाई प्लेन में है, तीन प्लेन है हमारे पास, सपोज करो एक्स वाई और जेड। तो अगर वेक्टर ए और बी किस प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर सी किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड डायरेक्शन में। अगर वेक्टर ए भी, वेक्टर ए और वेक्टर बी किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो वेक्टर सी किस डायरेक्शन में रहेगा, वाई डायरेक्शन में। अगर वेक्टर ए और बी किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो वेक्टर सी किस डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो हमेशा वेक्टर सी ए बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। वेक्टर सी हमेशा ए बी जिस भी प्लेन में हो, ए बी जिस भी प्लेन में हो उस प्लेन के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये दोनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर है, अगर हमारे पास सिर्फ क्या है, दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। देखो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखो एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास तीन प्लेन है एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस ऊपर की साइड है, और ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस कैसा है, इस बोर्ड से यूँ बाहर निकल रहा है। जेड एक्सिस कैसा निकल रहा है, बोर्ड से बाहर। तो अब मैं यहाँ पर बोर्ड से बाहर तो यूँ मार्कर चला के लाइन नहीं बना सकता ना, कि यूँ चलो मैंने मार्कर चलाया और यहाँ पर यूँ लाइन बन गई, ऐसे तो लाइन बन नहीं सकती। तो हमने इस टिल्ट लाइन, इस तिरछी लाइन से हमने क्या किया, वेक्टर जेड को रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्शन जेड को रिप्रेजेंट किया। ये तीनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, हमारे पास क्या है, ये सपोज करो दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर है, उस दो वेक्टर को हम किसी भी टाइप से पकड़े, ठीक है, चलो इसको इस टाइप से पकड़ लिया। अगर इस टाइप से पकड़ा तो देखो ये दोनों किस प्लेन में है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। इसकी पोजीशन चेंज करके मैंने ये कर दिया, अगर इसकी पोजीशन करके अगर मैंने ये चेंज कर दी, तो अब ये वाला जो वेक्टर है, रेड वाला वेक्टर कहाँ पर है, जेड डायरेक्शन में। जेड कहाँ है, बाहर, तो रेड वाला जेड डायरेक्शन में और ब्लू वाला वाई डायरेक्शन में है। मतलब ये दोनों अब कौन से प्लेन में आ गए, वाई जेड प्लेन में। ये दोनों अब कौन से प्लेन में, ये जेड डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। तो ये दोनों अब कौन से प्लेन में आ गए, कौन से प्लेन में आ गए, अब ये दोनों वाई जेड प्लेन में आ गए। फिर अगर सपोज करो
मैंने क्या किया, मैंने इस रेड वाले को यहाँ रहने दिया और ब्लू वाले को इस डायरेक्शन में कर दिया। तो अब ये दोनों, तो ये है z डायरेक्शन और ये क्या है ये क्या है, ये x डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है, z डायरेक्शन। तो अब ये दोनों कौन से प्लेन में आ गए, z x प्लेन में आ गए। तो हमेशा दो वेक्टर किसी ना किसी प्लेन में होंगे। हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, एक्स जेड प्लेन हो, कोई सा भी प्लेन हो सकता है। तो दो वेक्टर जिस भी प्लेन में होंगे, जो उसका वेक्टर प्रोडक्ट है सी, वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है, कि हमने ये तो बोल दिया कि परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर किस साइड रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो रूल है। एक तो है राइट हैंड थंब रूल और एक है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है हमारा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट हैंडेड स्क्रू है, हमारे पास क्या है, सपोज करो ये एक राइट हैंडेड स्क्रू है, ये उसका क्या है, टिप है, और ये उसके उस पर जो बने हुए रहते हैं आटे, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक स्क्रू है। अब स्क्रू भी था मेरे पास, घर में एक मिल गया था, ये रहा, ये एक स्क्रू है पुराना। तो ये स्क्रू का ये जो हेड है, ये स्क्रू का क्या है हमारा, ये स्क्रू का हेड। तो अगर ए बी वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी कहाँ पर है, इस स्क्रू के हेड में है। जो हेड है, हेड वाले प्लेन में है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कहाँ पर है, ये स्क्रू का ये जो हेड है, हेड वाला जो प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये हेड क्या है, एक प्लेन है। तो ये हेड का जो प्लेन है, उस प्लेन में कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस हेड का जो प्लेन है, उस हेड के प्लेन में कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अगर मैं स्क्रू को वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, स्क्रू को मैं क्या करूँ, इस स्क्रू को मैं वेक्टर ए से, मतलब यहाँ से ए से बी की तरफ अगर रोटेट करता हूँ, ए से बी की तरफ अगर मैं रोटेट करता हूँ, तो ये जो स्क्रू है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर सी के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये स्क्रू जो है वो ए बी वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। स्क्रू क्या है, ए बी वेक्टर की, देखो ये स्क्रू का हेड, ये स्क्रू का हेड और ये स्क्रू। तो ये जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है वो इस हेड के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ये हेड और ये स्क्रू इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे की 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम, ये हमारे स्क्रू का हेड है और ये स्क्रू जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो अगर हम स्क्रू को ए से बी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, स्क्रू को हम क्या करें, ए से बी डायरेक्शन में अगर रोटेट करें, तो स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर सी की डायरेक्शन में जाएगा। तो हमेशा वेक्टर सी इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसका एक और हमारे पास रूल है कि सपोज करो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर क्या है हमारा बी, ये वेक्टर ए है, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दो वेक्टर से वेक्टर ए वेक्टर बी, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। हमने कहा कि अगर हम हमारे राइट हैंड के फिंगर्स को, ये हमारे राइट हैंड है, इस राइट हैंड की अगर हम फिंगर्स को वेक्टर ए से बी की साइड क्या करें, कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए से बी की साइड क्या करें, कर्ल करें, कि ये जो फिंगर है वो कहाँ जा रही है, ए से बी की साइड। फिंगर कहाँ जा रही है, ए से बी की साइड। तो ए से बी की साइड अगर फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये जो हमारा थंब है, ये जो हमारा थंब है, थंब क्या बताएगा, थंब हमारे वेक्टर सी की डायरेक्शन बताएगा। मतलब वेक्टर सी इस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। वेक्टर सी क्या रहेगा, इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, कहाँ से कहाँ कर्ल किया, वेक्टर ए से वेक्टर बी की साइड। वेक्टर ए से, ये था हमारा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए से बी की साइड हमने क्या किया, कर्ल किया। ये ए से कहाँ गए, बी, ए से कहाँ गए, बी। तो थंब कहाँ है, थंब वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की साइड हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ए था इधर बी था, तो ए से कहाँ गए, बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ये सपोज करो ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, और ये जो मार्कर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो हम कहाँ गए, ए से बी की ओर,
ए से बी की ओर। तो ये जो हमारा थंब है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? थंब वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करेगा या वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास दो रूल है, या तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल कि अगर हम स्क्रू को ए से बी की साइड घुमाएं तो स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा? वेक्टर सी के डायरेक्शन में जाएगा या वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या यूँ कहे कि अगर राइट हैंड रूल ले तो अगर हमारी राइट हैंड के फिंगर्स को हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो हमारा थंब है वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है? थीटा। हमने कंसिडर कर लिया कि ये एंगल कितना है? थीटा। तो एक तो ये एंगल है और एक ये वाला एंगल भी है, दो एंगल है, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? अगर ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा? तो देखो हमने मैथ्स में 9th क्लास में पढ़ा है कि ये एंगल कितना है। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है? जल्दी से बताओ कितना बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। इसी टाइप से इधर नीचे भी कितना एंगल रहेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? टोटल 360। मतलब ये पूरा एंगल, ऊपर का 180 और नीचे का 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने में, मतलब इस पॉइंट से हम चले और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो एक सर्कल कंप्लीट होने में हम कितना एंगल चलते हैं? 360 डिग्री एंगल चलते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये अगर ये छोटा वाला एंगल थीटा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना रहेगा? 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना है? 360 है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 360 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। तो मतलब ए और बी के बीच में दो एंगल है, ए और बी के बीच में दो एंगल है। एक एंगल तो कौन सा है? थीटा। ये भी किसके बीच में है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एक क्या है? ये वाला 360 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भी किसके बीच में है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम हमेशा कौन सा एंगल लेंगे? छोटा वाला एंगल लेंगे। हमने क्या कहा कि जो सी है वो किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम थीटा, हमने कहा कि एंगल ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल तो ये भी है और ये भी है। तो कौन सा एंगल लेंगे? छोटा वाला एंगल। और हमेशा हम हमारे फिंगर्स को छोटे वाले एंगल की साइड ही कर्ल करेंगे। अगर किसी ने कहा कि फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी, तो हम तो इस ए से इस बी की तरफ भी जा सकते थे, इधर भी कर्ल कर सकते थे ना, ये भी तो ए से बी है। लेकिन हम हमेशा छोटे वाले एंगल की बात करेंगे। हम हमेशा हमारे फिंगर्स को कहाँ कर्ल करेंगे? ए से बी। कौन से वाली साइड? छोटे वाले एंगल की साइड। यहाँ भी स्क्रू को अगर कहा कि ए से बी घुमाओ तो ए से बी कौन से वाले एंगल की साइड घुमाएंगे? छोटे वाले एंगल की साइड। तो दो वेक्टर्स है तो दो वेक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी। कब? जब उनका वेक्टर प्रोडक्ट हो। और आंसर भी क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों का, ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर रहेगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए दो रूल है। एक तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल कि अगर स्क्रू को ए से बी की साइड अगर हम घुमाएं तो स्क्रू किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, किस डायरेक्शन में जाएगा? वेक्टर सी की डायरेक्शन में जाएगा। या राइट हैंडेड रूल कि अगर हमारी राइट हैंड की फिंगर्स को हम ए से बी की साइड अगर कर्ल करें तो थंब वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल कौन सा लेना है? दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल। तो वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? क्रॉस से। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो इसी को वेक्टर प्रोडक्ट को हम और क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक की मैं एक और सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका आगे का हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूँगा। बाय।